जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान एक बार जय जवान जय किसान भारत माता की जय बोलकर आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है बच्चा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप गलती से भी इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आप आ गए हैं, क्लास से जुड़ गए हैं, तो क्लास को अंत तक देख के जाइएगा। अगर आप क्लास को अंत तक देख के जाते हैं तो मेरे देश के नौजवान, इतना आपको जरूर हम कह देते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है बच्चा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के क्लास में इस पर चर्चा किया जाएगा। दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ कम से कम आप आज के टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, जो आगे चल के जीवन में जब समस्याएं आएंगी बाबू, उससे निपट जाएंगे। तो मास्टर, आज का टॉपिक है क्या? तो मेरे देश के नौजवान, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिश्न, देहात में जिसको लिंग या पेनिस बोलते हैं। इसके साथ साथ बच्चा, हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे वीर्य और यौवनारंभ। यानी आज पूरा नर जनन तंत्र का लास्ट क्लास है। कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मादा जनन तंत्र। अगर आप लोग सहयोग बनाकर रखें, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें, तो मेरे देश के नौजवान इतना जरूर आश्वासन देंगे कि आज का जो क्लास है, आज के क्लास में नर जनन तंत्र पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। बस उसमें एक छोटा सा चीज बचेगा, जो स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा, उसकी संरचना जो बाद में देखेंगे। कल से शुरू होगा मादा जनन तंत्र। तो पहले नर जनन तंत्र में जो बचा हुआ है शिश्न, वीर्य, इसके साथ साथ यौवनारंभ, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग कल का लेक्चर कल देखेंगे। बच्चा, ये जो आपका देहाती मास्टर है, आपको बहुत ही खूंखार, खतरनाक, जिंदाबाद पढ़ाने वाला है। पुनः कहते हैं, क्लास को बीच में स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? शिश्न। अगर बात करें शिश्न का बच्चा, तो इसको इंग्लिश में पेनिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? पेनिस। देखिए, ये जो शिश्न होता है, ये नर का मैथुनांग होता है। नर में क्या होता है बच्चा? जो नर का उदर होगा, ये देखो पेट, ये वाला भाग उदर, उदर समझ रहे होंगे, बताए भी हैं। तो नर के उदर से एक बेलनाकार संरचना लटकी होती है, जिसे मेरे देश के नौजवान क्या कहेंगे? पेनिस कहेंगे, शिश्न कहेंगे। दीवार के साइड वाली बच्चियां बात कर रही हैं। यानी जो नर है, क्या वो बच्ची बड़ा हंसी आ रहा आपको? जो नर होगा, नर में जो उदर होगा, उदर के पास से एक बेलनाकार संरचना लटका होगा। कुछ इस प्रकार से नर का उदर होगा, वहां से एक बेलनाकार संरचना लटका होगा। इस बेलनाकार संरचना को मेरे देश के अच्छे बच्चे हम लोग क्या कहेंगे? शिश्न कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? शिश्न कहेंगे। ये जो शिश्न होता है नर का, ये जो शिश्न होगा बच्चा, पेनिस, ये बच्चा नर का मैथुनांग होता है। ये नर का मैथुनांग होगा।
क्या होगा बच्चा? ए नर का मैथुनांग होगा, अर्थात जो नर होगा इसी के द्वारा जनन क्रिया करेगा। और यहां से बीच से एक पतला सा पाइप निकला होगा, जिस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? जिस पाइप को मूत्र जनन मार्ग कहेंगे। यानी जो नर होगा इसी रास्ते से पेशाब त्यागेगा, इसी रास्ते से वीर्य भी आएगा। इसलिए इस पतली सी पाइप को मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। और जो ए नर का शिश्न होता है, ये जो नर का पेनिस होगा बच्चा, नर का जो शिश्न होगा, ये पूरा मांसपेशियों से बना होता है। कह सकते हैं मांसल संरचना है। मांसल संरचना, मांसल संरचना का मतलब है बच्चा ऐसी संरचना जो विशेष तौर पर मांसपेशियों से बनी होती है, ऐसी संरचना को मांसल संरचना कहते हैं। देखिए इसमें ये जो स्थान दिख रहा है, ए वाला स्थान, ए वाला स्थान बता देते हैं। ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इन खाली स्थानों में धमनी व सिरा पाई जाती है। धमनी व सिरा पाया जाने से क्या फायदा है बच्चा? सुनिएगा। जो धमनी होगी इसमें ब्लड लाके स्खलित कर देगी। जब जनन नर करेगा उस समय शिश्न क्या होगा? कड़ा हो जाएगा। यानी जो धमनी होगी, धमनी जब जो ब्लड होगा, ब्लड को लाके इसमें स्खलित कर देगा, डाल देगा, तो उस समय क्या होगा? जो शिश्न होगा बच्चा, जो पेनिस होगा वो कड़ा हो जाएगा और इसके साथ साथ वो जनन क्रिया संपन्न कर पाएगा। जैसे ही जनन क्रिया संपन्न हो जाएगी, क्या होंगी? सिराएं एक्टिव हो जाती हैं और यहां से ब्लड को खींच खाच के लेके वापस चली जाती हैं। फिर शिश्न अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। यानी बच्चा ये हो गया शिश्न से संबंधित बातें। यानी जो शिश्न होता है एक ऐसा अंग है, एक ऐसी संरचना है जो खास तौर पर मांसपेशियों की बनी होती है। इनमें बीच में ऐसे खाली जगह रिक्तिका होती है, जहां धमनी ब्लड लाके डाल देगी तो कड़ा हो जाएगा, ब्लड वापस हो जाएगा सिरा के द्वारा, तो शिश्न अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, पेनिस नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। इसके अलावा इसके बीच में एक पतला सा पाइप निकला होता है, जिससे वीर्य और पेशाब दोनों निकलता है। कहेंगे सर जी मास्टर एक के साथ है? तो नहीं बच्चा, एक साथ नहीं। जब किसी पुरुष को पेशाब लगेगा तो इसी रास्ते से पेशाब त्यागेगा, तो यहीं से पेशाब बाहर आ जाएगा। जनन के समय यहां से वीर्य बाहर आएगा। अब वीर्य कौन चीज होता है आगे बताएंगे, घबराइएगा नहीं। और ये जो संरचना होगी कहां लटकी होती है? तो नर के जो उदर भाग होता है वहां से क्या होता? लटका होता है, एक बेलनाकार संरचना होती है। अब हम इसको ऐसे बिचवा में से काट के चेक करेंगे। यानी इसका बिचवा में से नहीं कह सकते, यहां से इसे काट के चेक करते। अनुप्रस्थ काट क्या बोलेंगे बच्चा? हम ऐसे बना दिए, इसका मतलब इसको अंदर से काट के चेक करते हैं। हालांकि यहां से काटेंगे, कहीं से काटो देख लेते हैं। अनुप्रस्थ काट, यानी अब जो शिश्न होगा उसका हम लोग अनुप्रस्थ काट करते हैं। अनुप्रस्थ काट यानी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिश्न का अनुप्रस्थ काट। किसका अनुप्रस्थ काट बच्चा? शिश्न का अनुप्रस्थ काट। शिश्न का अनुप्रस्थ काट का मतलब है अगर हम लोग शिश्न को अंदर से देखें तो किस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम लोग शिश्न को अंदर से देखें तो किस प्रकार दिखाई देगा, आइए समझते हैं, देखते हैं। कुछ इस प्रकार से बच्चा, थोड़ा नीचे बनाते हैं। इस प्रकार से संरचना बनी होती है जिसे कार्पोरा कोवर्नोसा कहते हैं। नाम बड़ा खतरनाक है, बोलिए बच्चा क्या कहेंगे? क्या बताया गया? जल्दी बोलिए बच्चा, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। बोलो जल्दी, क्या छुपा है?
जो बताए हैं। नाम क्या होगा बच्चा इसका? कार्पोरा कोवर्नोसा। इसके साथ साथ नीचे एक और संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पस। एक मिनट बच्चा, पहले बना दे। कार्पस स्पंजिएसम, ये क्या है? कार्पस स्पंजियोसम, SPONGIOSUM। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। ये होता है बच्चा, इंग्लिश या हिंदी दोनों यही रहेगा। आगे बात करते हैं। इसके अंदर पेशाब जिस रास्ते से निकलता है उस रास्ते वाला ही मुख पाया जाएगा, जिसे हिंदी में मूत्राशय मुख बोलेंगे। मूत्राशय मुख। यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे बच्चा? मूत्राशय मुख बोलेंगे। यानी बच्चा पहले नाम सुनो फिर बताते हैं, पहले नाम सुनो फिर बताते हैं। यह है मूत्राशय मुख। बच्चा मेरे देश के नौजवान, कार्पोरा कोवर्नोसा जो होता है ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, और यहां पर क्या होता है बच्चा? बीच में धमनी पाई जाती है, जिसे मध्य धमनी कहते हैं। धमनी समझते हैं ना? इसे बच्चा हम लोग क्या कहेंगे? मध्य धमनी कहेंगे। मध्य धमनी। मध्य धमनी का काम क्या होता है बच्चा? जो ब्लड होगा, हम अभी बताए थे, ब्लड इसमें भरेगा तो एक कड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? जो मध्य धमनी होगा इसी रास्ते सरसरा के ब्लडवा अंदर आएगा। जब ब्लडवा अंदर आएगा तो है जो खाली भगवा होगा यही जाके बैठ जाएगा। समझिएगा, यही जाके ब्लड बैठ जाएगा, और जब ब्लड यहां जाके बैठ जाएगा, जितना तेज मात्रा में बैठेगा वहां क्या होगा? शिश्न उतना कड़ा हो जाएगा, और शिश्न जब पूर्ण रूप से कड़ा हो जाएगा उस समय जो शिराएं होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। शिरा ब्लड खींचना चाहता है, लेकिन इसमें अधिक ब्लड भर जाने से जो शिरा होता है, शिरा का नस पूरा ब्लॉक हो जाता है। वो चाह कर भी ब्लड वापस नहीं जा पाता, और ब्लड कब वापस जाएगा? जब ये जनन क्रिया कर लेगा तब अपने नॉर्मल अवस्था में आने लगेगा, तो शिराओं का नस जो होता है वो खुलने लगेगा और ब्लड वापस चला जाएगा। तो यही बताया गया, ये मध्य धमनी होती है। समझ में आ गया? ये वाला जो संरचना होता है जिसे हम लोग क्या कहे थे, क्या बताएं? कार्पस स्पंजियोसम। ये जो होता है इसमें मूत्राशय मुख पाया जाता है। जैसे ये देखिएगा, यहीं से पेशाबा बाहर निकलेगा, तो यहीं से बाहर निकलेगा बच्चा, यही जो मुख होगा इसे मूत्राशय मुख। ये क्या होगा बच्चा? मूत्राशय। काट के चेक करवा रहे हैं ना अंदर से, तो कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसके अलावा बच्चा ये ऐसे घिरा होगा, यहां पर ऐसे बच्चा घिरा होगा, यहां पर बच्चा देखिएगा ध्यान से, यहां पर शिराएं पाई जाएंगी। शिराएं मतलब समझ रहे हैं? जो शिरा होगा जहां से ब्लड को वापस लेके जाना होगा। जब धमनी लेके आएगा तो वापस लेके जाने वाला नस चाहिए, तो उसी को हम लोग शिरा कहते हैं। तो शिरा यहां पाया जाएगा। शिराओं के अलावा यहां कुछ तंत्रिकाएं पाई जाएंगी। कहेंगे मास्टर तंत्रिका की आवश्यकता यहां कहां पड़ गया? आखिर तंत्रिका क्यों पाई जा रही है? यहां तंत्रिका का आवश्यकता क्या पड़ गया? देखिए बच्चा, अगर पेनिस में घाव लगेगा, चोट लगेगा, तो अनुमान तो होना चाहिए ना
उस व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि भाई साहब चोट लग गया है, चोट लग गया है, घाव लग गया है। आखिर पता नहीं चलेगा तो घाव उसको पता नहीं चलेगा तो आगे चल के वो घाव बढ़ जाएगा, आगे चल के फिर दिक्कत करेगा। तो घाव को बताने के लिए कुछ तंत्रिकाएं होंगी, पीड़ा होगा, दर्द होगा, क्या है, क्या जलन है, खुजली हो रहा है, उसका अनुमान लगाएगा कौन? तो तंत्रिका होना चाहिए। तो ये तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, उसमें किसी प्रकार का दर्द होगा, जलन होगा, ठीक है, खुजली वगैरह होगा और तमाम चीजें। कोई भी दिक्कत होता है तो ये तंत्रिकाएं तुरंत ब्रेन तक पहुंचाती, मालिक फलाना जगह दर्द हो रहा है, ठीक है, यहां दिक्कत हो रहा है, तो ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम तंत्रिकाएं करेंगी। मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसके अलावा बच्चा, इस पर बच्चा 2 लेयर होता है, पतला पतला। ये लेयर जो होता है चमड़े का होता है, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं, त्वचा भी आप कह सकते हैं। ये 2 लेयर होता है बच्चा। ठीक है, बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो बाहर वाला लेयर होता है इसे हम लोग एपिडर्मिस, और जो अंदर वाला लेयर होगा इसे केवल डर्मिस कहेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों होता है, ये क्या होता है? स्किन होता है। स्किन बोले तो त्वचा, त्वचा मतलब समझते हैं, त्वचा मतलब बच्चा हो जाएगा चमड़ा, जो पतला सा लेयर होगा, चमड़ा होगा वही। यानी बच्चा जब हम शिश्न को काट के चेक करेंगे, कहीं मास्टर काट के, भाई आखिर पता कैसे चला होगा इसका? तो इसके जैसे कोई जब क्या होता है, किसी पे प्रयोग करना होता है, कोई व्यक्ति का अचानक से निधन हो गया एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसके पार्ट को निकाल के चेक किया जाता है। भाई प्रयोग के लिए जाता है ना, आखिर कैसे किसी को हार्ट दिखाना, कैसे दिखाएंगे? सीना ही सब फाड़ के दिखा देंगे, देख देख हमारा हार्ट है? नहीं दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे आप बताइए? तो जब किसी का एक्सीडेंटल मौत हो जाता है, उस समय उसका पोस्टमार्टम होता, तो जो चीजें मेन पार्ट होता है उसको निकाल लिया जाता है। उसका निकाल के क्या होता है, अगर यूज लायक होता तो उसको यूज कर लिया जाता है, वरना इसको ले जाके क्या किया, लैब वगैरह में रख दिया जाता है। जो मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको दिखा उखा दिया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो जब इसका अनुप्रस्थ काट करके झांक के इसे अंदरवा देखेंगे तो बाबू हाई दिखाई देगा। जब हाई दिखाई देगा बच्चा, तो इसमें क्या होगा, ये बच्चा ए वाला जो संरचना दिखाई देगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी आप लोग बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। चलो, इस वाली संरचना को क्या कहेंगे? तेज बोलिए। इसके अंदर ये जो मुख होगा, ठीक है, ये जो नसें पाई जाएंगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नीले कलर वाला, ठीक है। इसके ऊपर 2 परत चढ़ा होगा। बाहर वाले आउटर लेयर को क्या कहेंगे? बाहर वाले परत को, अंदर वाले परत को। समझ गए ना बच्चा? मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे देश के नौजवान क्लास के अंत तक बने रहिए, अभी और कुछ पढ़ाएंगे। बच्चा, ए हो गया पूरा शिश्न, ए हो गया पूरा शिश्न। क्या आपको समझ में आ गया? यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं वीर्य। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? वीर्य, जिसको आमतौर पे हम लोग सीमेन कहते हैं। आपको अभी बताएंगे सीमेन का निर्माण कैसे होता है। नोट कीजिए। मेरे देश के अच्छे बच्चों, मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे वीर्य, अर्थात सीमेन। मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, वीर्य, जिसे हम लोग सीमेन कहते हैं। अब ये सीमेन क्या होता है, कैसे निर्माण होता है, आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा चर्चा करते हैं। थोड़ा चर्चा क्या करेंगे? तो मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चों, जल्दी से मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, वीर्य, सीमेन। जल्दी कीजिए बच्चा। हो गया? बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, हो गया? अब समझते हैं जो वीर्य है, जो वीर्य है वो वीर्य क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें वीर्य के बारे में,
अगर हम लोग बात करें वीर्य के बारे में तो सबसे पहले समझते हैं वीर्य का निर्माण कैसे होता है, आखिर वीर्य बनता कैसे है। आप लोगों को पता है जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, वो शुक्राणुओं को रिलीज करता है, शुक्राणुओं को निकालता है। शुक्राणुओं जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं उसको रिलीज करेगा। जैसे जब किसी टेस्टिस से कुछ शुक्राणु निकले, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये अपने शुक्राणु भाई साहब लोग हैं, ससुरा नहीं तो ये सब हैं, आवाज नहीं करेंगे, बना देते हैं बच्चा आपको समझाने के लिए। दिख रहा है सबको? जब शुक्राणु सहायक नलिकाओं की सहायता से बच्चा आगे बढ़ेगा, शुक्राणु जब सहायक नलिकाओं की सहायता से आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले इसका भेंट मुलाकात होगा शुक्राशय से। कल बताए थे सेमिनल वेसिकल, क्या बताए थे? सेमिनल वेसिकल कल बताए थे ना बच्चा। इसका भेंट मुलाकात किससे होगा? शुक्राशय से। बताइए बच्चा, किसका? चाबी। हाँ, तो बता रहे थे जब शुक्राणु सहायक नलिकाओं की सहायता से आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले सहायक ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि मिलेगी इसे, कौन? शुक्राशय। शुक्राशय कल की क्लास में बताए थे 60 से 70%, 60 से 70% पीले पदार्थों को इस पे छिड़केगा। अब भैया ये करिया है, अब इसको पीला आप मान के चलिएगा। 60 से 70% कितना? पीले पदार्थों को इस पे छिड़क देता है। छिड़कता है कि नहीं? जो क्या होता है बच्चा? क्षारीय होता है, छिड़क देगा। ठीक है, कितना होगा? 60 से 70%। कैसा पदार्थ? पीला पदार्थ। ठीक है मास्टर। इसके बाद शुक्राणु और आगे आएगा तो भेंट मुलाकात होगा प्रोस्टेट से। किससे? प्रोस्टेट भी इस पर क्या करेगा? कुछ प्रोस्टेट भी इस पर क्या करेगा? कुछ सफेद पदार्थ छिड़कता है, छिड़क देगा इसे। आओ पहुना छिड़क देते हैं। क्या करेगा? जैसे आगे बढ़ेगा सफेद पदार्थों को ये छिड़केगा। अब सफेद नहीं है तो इसको रेड वाला सफेद है मान के चलेगी। आप लोग अच्छे बच्चे मान लीजिए, लेकिन मैथ वाले तो नहीं है मास्टर, कोई बात नहीं, बायोलॉजी वाले भी आज मान लेंगे। ठीक है, कितना बच्चा होगा ये? 20 से 30% सफेद पदार्थ को छिड़कता है प्रोस्टेट। ठीक है, सफेद पदार्थ। आगे बढ़ते हैं बच्चा, थोड़ा सा और आएगा तो काउपर भी इसमें अपना हिसाब किताब लगाएगा, लगभग 5 से 10%। काउपर भी अपना हिसाब किताब लगा लेगा। लो भैया, काउपर से जब भेंट मुलाकात हुआ तो काउपर भी छिड़क दिया। कहेगा सब भाई साहब हमारे काम करे तो हम काहे नहीं करेंगे, हम भी थोड़ा सा आप में सहायता कर देते हैं। भाई साहब शुक्राणु मेरे देश के अच्छे बच्चे आगे चल के तुम लोग बनोगे, तो आइए थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम भी छिड़क देते हैं। तो ये लगभग क्या करेगा? 5 से 10% ये भी छिड़क देगा। अब सुनिएगा, अब अगर देखा जाए तो शुक्राणु और सहायक ग्रंथियों में कौन? शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो पहला हमारे पास क्या है बच्चा? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। और इसके अलावा जो सहायक ग्रंथियों द्वारा छिड़का गया है, सहायक ग्रंथियां, शुक्राणु और सहायक ग्रंथियां, ये दोनों मिलकर कुछ इस प्रकार के चिपचिपे लिक्विड का निर्माण कर रही हैं। जिस चिपचिपे लिक्विड में कुछ चिपचिपा पदार्थ है और शुक्राणु है। यही जो शुक्राणु और सहायक ग्रंथियों द्वारा जो तरल पदार्थ तैयार हुआ है, तरल पदार्थ, लिक्विड, जो तरल पदार्थ जिसमें कुछ शुक्राणु है और आपका लिक्विड है, जो तरल पदार्थ तैयार हुआ है
जो तरल पदार्थ तैयार हुआ है इसे ही वीर्य कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? वीर्य कहेंगे। एक बार जल्दी से हाथ उठा के बता दीजिए कितना लोग को समझ में आ गया वीर्य? आ गया। यानी मेरे देश के अच्छे बच्चे, मेरे देश के नौजवान, आपसे कोई पूछे वीर्य क्या होता है, वीर्य क्या होता है, वीर्य का निर्माण कैसे होता है, तो मेरे देश के नौजवान आप मुस्कुरा कर बताएंगे, आप मुस्कुरा कर जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? सहायक ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं द्वारा तैयार तरल पदार्थ, सहायक ग्रंथियों और शुक्राणुओं द्वारा तैयार तरल पदार्थ क्या कहलाता है? वीर्य कहलाता है। क्या डिफिनेशन बना लेंगे? बन जाएगा डिफिनेशन, बन जाएगा। अब ये जो वीर्य होता है, सुनिएगा, ये जो वीर्य होता है बच्चा, ये क्या बन के तैयार हुआ है? वीर्य। ये जो वीर्य होता है एक सामान्य नर में, सामान्य नर समझते हैं? नॉर्मल जो नर होगा, सामान्य नर में वीर्य जो होता है 4 ml होता है, लगभग में, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में। एक सामान्य नर में जो वीर्य होगा वो 4 ml होगा। इस 4 ml वीर्य में 40 करोड़ शुक्राणु होंगे। कहेंगे मास्टर बहुत ज्यादा है। कितना? लाख नहीं बच्चा, करोड़। 40 करोड़ शुक्राणु। ये जो वीर्य तैयार हुआ है, इस वीर्य में 40 करोड़ शुक्राणु होंगे। कितने? 4 ml में, जिसमें से कुछ ज्यादा एक्टिव होंगे, कुछ कम एक्टिव होंगे, कुछ मरे हुए होंगे। अगर कोई पुरुष बाप बनना चाहता है तो उसमें वीर्य का जो रेशियो होगा, इस वीर्य में जो शुक्राणु होगा, वो वीर्य का शुक्राणु लगभग 70% शुक्राणु जीवित रहने चाहिए। अगर 70% शुक्राणु जीवित है, 30% मरे हुए भी हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, वो व्यक्ति पापा बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? यानी बाप बनने के लिए शुक्राणुओं का जीवित रहना जरूरी है। अगर शुक्राणु सब सो गए तो बाप का अरमान सो गया, फिर दवाई कराना पड़ेगा डॉक्टर की सलाह से। मास्टर दवाई नहीं लिखेगा, डॉक्टर से मिलिए। यानी आपको इतना बात तो समझ में आ गया, जो वीर्य होता है सामान्य नर में 4 ml होता है, जिसकी संख्या लगभग 40 करोड़। जो वीर्य होता है मेरे देश के नौजवान, इसका पीएच वैल्यू जो होगा, जो इसका पीएच मान होगा 7.3 से कितना बच्चा? 5 कि 4? जो पीएच मान होगा वीर्य का, उसका पीएच मान क्या होगा? 7.3 से 7.5। 7.3 से 7.5 के मध्य होता है इसका पीएच मान। और याद रखिएगा, ये जो वीर्य होगा, ये जो वीर्य होगा, जो सीमेन होगा बच्चा, ये क्षारीय होता है। क्या होगा? क्षारीय होगा। कहेंगे काहे? तो पीएच मानवा देख लो। पीएच मान हाई स्कूल में पढ़े होंगे, साइंस में आप लोग। हाई स्कूल के साइंस में अध्याय नंबर 2 केमिस्ट्री में अम्ल क्षारक लवण, उसमें एसिड बेस साल्ट, उसमें बताया गया होगा क्षारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। अधिक कितना? कहां तक? 7 से 14। बहुत अच्छे। तो 7 से 14 के मध्य अगर किसी का पीएच मान आ रहा है, 7 से 1 पॉइंट ऊपर हो गया, तो क्या होगा बच्चा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। यानी मेरे देश के अच्छे बच्चे, मेरे देश के नौजवान, अभी तक आपको क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया? अभी तक आप लोगों को बस इतना बताया गया, बस इतना पढ़ाया गया, जो वीर्य होता है, वीर्य में 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। सामान्य नर में 4 ml वीर्य होगा। वीर्य क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। एक कैसे निर्माण होता है? तो शुक्राणु और सहायक ग्रंथियों का एक तरल मिश्रण होता है, जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और जो वीर्य होता है बच्चा, वो अक्सर सफेद होते हैं।
ठीक है, सफेद होगा। रंग की बात करें तो लगभग कैसा होगा, सफेद होगा। वीर्य नोट कर लीजिए, फिर आपको हम पढ़ा दें एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक, यौवनारंभ। यौवनारंभ नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं यौवनारंभ। नर में यौवनारंभ। अब सर जी ये कौन चीज होता है, ये क्या है मास्टर, यानी इसके बारे में बताइए, बताइए मास्टर। बच्चा अगर बात करें यौवनारंभ की तो बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, सिंपल सा बात है। अगर कोई नर पढ़ रहे हैं तो नर की बात करेंगे, जब मादा पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे मादा में यौवनारंभ। अभी तो हम लोग नर की बात करेंगे। अगर कोई नर चकर मकर करने लगा, आवश्यकता से ज्यादा उड़ने लगा, पुखना जाम चुका है, तो समझ जाइए यौवनारंभ प्रारंभ है। यानी सिंपल सी बात अगर हम आपको बताएं, सिंपल सी बात बताएं बच्चा, तो क्या होगा, किसी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौवनारंभ कहते हैं। अगर कोई प्राणी है जो जनन करने योग्य हो गया है, धीरे धीरे ब्याहे लायक हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या, उस अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा भाषा है बच्चा। अगर कोई प्राणी जनन करने योग्य हो गया, जनन करने योग्य हो गया, तो ऐसी अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी प्राणी के जनन करने योग्य, जनन करने योग्य, किसी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को यौवनारंभ, यौवनारंभ कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चा। अगर कोई प्राणी जनन करने योग्य हो गया, चकर मकर का लक्षण आ गया, तो मतलब बच्चा समझ जाइएगा यौवनारंभ प्रारंभ। ठीक है, अब कैसे प्रारंभ होगा बताते हैं। जैसे इसका आयु जो होता है, इसका जो एज होता है बच्चा, वो होता है 14 से 16 वर्ष। जब एक नर, एक लड़का 14 से 16 वर्ष का होगा, तो उसमें बच्चा यौवनारंभ प्रारंभ हो जाएगा। मतलब बच्चा अब वो किसी दूसरे के प्रति, किसी दूसरे जेंडर के प्रति क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। 14 से 16 वर्ष की आयु में एक नर या फिर एक मादा किसी दूसरे जेंडर के साथ अट्रैक्ट होने लगता है या फिर होने लगती है। नर पढ़ा रहे हैं तो नर की बात करते हैं। जैसे एक लड़का है, उसकी उम्र हो गई 14 से 16 वर्ष। अब बच्चा इस अवस्था में वो दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगा, आकर्षण बढ़ेगा। इस अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में कुछ विशेष हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें आकर्षण की क्षमता बढ़ जाती है। इस अवस्था में अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी चीज होती है, संभाल कर रखना बहुत बड़ी चीज होती है। अक्सर विद्यार्थी इसी अवस्था में अपने आप को बहका देते हैं, जो अपना लाइफ, अपना जीवन स्वयं से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इस अवस्था में बहुत ध्यान से सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि कौनो बुलाया तो हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, ठीक, लद जाएंगे फिर। इसीलिए बच्चा हम नहीं कहते हैं, इकुल हम नहीं कह रहे हैं बच्चा, किताबों में लिखा तो ही बता रहे हैं। आपको क्या लगता है मास्टर को शौक चढ़ा इकुल बताने के लिए? नहीं बच्चा, हमको शौक नहीं चढ़ा हुआ है, ये किताबों में लिखा गया, इसलिए हम आपको बताते हैं।
नहीं बताएंगे तो आप जान नहीं पाएंगे, फिर चिल्लाएंगे मास्टर यौवना आरंभ कौन चीज होता, मास्टर बताया नहीं, मास्टर तो पागल है, मास्टर को कुछ आता नहीं है। इसीलिए आपको बताना जरूरी हो जाता है कि ये अवस्था जो होती है बच्चा बहुत ही घातक होती है। इस अवस्था में सावधान रहने की आवश्यकता होती है, वरना फिर आपको आगे चलकर समस्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब यौवना आरंभ प्रारंभ होता है उस समय द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण चालू होगा। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। कहेंगे मास्टर ये नहीं समझ में आ रहा, बताते हैं। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है बच्चा? ऐसी जब यौवना आरंभ प्रारंभ होता है तो इस समय एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें नर में कुछ चेंजेज आता है, कुछ बदलाव होता है। जैसे जब यौवना आरंभ प्रारंभ होगा, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण चालू होगा, तो इसमें नर में कुछ बदलाव होगा। जैसे नर होगा तो उसमें उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाएगा। क्या आएगा? दाढ़ी मूंछ आ जाएगा। इसके अलावा कंधा चौड़ा हो जाएगा, आवाज भारी हो जाएगा, वृषण कोश का आकार बढ़ जाता है, वृषण का आकार बढ़ जाएगा, शुक्राणु निर्माण शुरू हो जाएगा, वीर्य बनने लगेगा। तो ये जो लक्षण अभी बता रहे थे, इन सभी लक्षणों को द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में रखा गया है। और ये क्रिया नर में 14 से 16 वर्ष यानी यौवना आरंभ के समय शुरू होता है, इससे पहले नहीं होता है। कहेंगे सर ये 10 साल का लड़का है तो अगर कंधा चौड़ा होगा, आवाज भारी होगा, तो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। सर ये 10 साल का लड़का वीर्य निर्माण हो जाएगा, तो बच्चा नहीं होगा जब तक यौवना आरंभ प्रारंभ नहीं होता। हाँ, अब उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के खान पान पे डिपेंड करता है, वो क्या खाता है, क्या पी रहा है, किस प्रकार से उसका रहन सहन, उस पर डिपेंड करता है बच्चा। अगर खान पान गड़बड़ है तो बहुत पहले ही यौवना आरंभ प्रारंभ हो जाता है, जो आगे चल के दिक्कत भी करता है। ठीक है बच्चा, मेरे देश के नौजवान, यानी द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में आपको क्या याद रखना है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में बच्चा याद रखना है क्या? जैसे क्या होगा, क्या बदलाव आएगा? कंधा चौड़ा होना, कंधा चौड़ा होना, इसके अलावा आवाज भारी होना, पुरुषों का आवाज देखिए कितना भारी रहता है। यौवना आरंभ जब शुरू होता है तो इस अवस्था में क्या होता है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण की अवस्था में मेरे देश के नौजवान जो नर होगा, इस समय इसका आवाज धीरे धीरे भारी होने लगता है, मतलब बोलेगा तो पता चलेगा कौन चो कर रहा है। और इस अवस्था में अगर महिला की बात करें, बच्चियों की बात करें, स्त्रियों की बात करें, मादा की बात करें बच्चा, तो आवाज मधुर हो जाता है। अब पुरुषों में क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। पुरुष का आवाज ससुरा एकदम, हम क्या ही बताए कौन चीज होता है। आपको आवाज दिख ही रहा होगा कितना खतरनाक है। थोड़ा तेज बोल देंगे तो लड़का रोने लगेगा, छोड़ कर रहेगा, कहेगा कौन आ गया। तो बच्चा इस अवस्था में आवाज भारी हो जाता है। इसके अलावा मेरे देश के नौजवान चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आएगा। मूंछ होता है जी, जो भी होता है बच्चा याद रख लीजिएगा, दाढ़ी मूंछ आ जाएगा। इसके अलावा मेरे देश के नौजवान वृषण कोश का आकार बढ़ जाएगा। वृषण कोश का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और क्या होगा मेरे देश के नौजवान? वृषण का भी आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और क्या होगा? शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाएगा। और क्या होगा बच्चा? आकर्षण, जो जरूरी चीज है, आकर्षण भी इस अवस्था में होता है। यह अवस्था बिगड़ने वाला है और इस अवस्था में विद्यार्थी बहुत ज्यादा होगा। 10th में होगा, 11th में होगा, चाहे आपके क्लास में होगा, 12th में होगा। ठीक है, इसलिए जो 9 से लेकर 12 तक का क्लास होता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन क्लासों में बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। जितना आप सावधानी से पढ़ेंगे, जितना आप अच्छे से रहेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है।
वरना आज की गलतियां आने वाले समय में फिर नुकसान करती है। देखिए बच्चा, अगर आपके हित की बात करें, आपके लाइफ को बेहतर बनाने की बात करें, तो केवल आपके जीवन के बारे में 3 लोग बहुत बेहतर सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ, कोई भी पिता, कोई गुरु ये नहीं चाहेगा कि उसके विद्यार्थी किसी गलत संगति में, गलत रास्ते पर जाएं। माता पिता गुरु हमेशा आपके भले की बात करेंगे और हमेशा आपको यही समझाएंगे बच्चा कि आप लोग गलत संगत में ना पढ़िए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, पढ़ाई करते रहिए, ये सब बहुत जरूरी चीज होता है। अब बच्चा देखिए, इसमें देखिए माता पिता का भी स्वार्थ होता है। माता पिता इसलिए कहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो आगे चल के पैसा कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। गुरु इसलिए थोड़ा सा आपसे स्वार्थ बस कहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, जो हमारे पास पढ़ रहा है वो चाहता है कि आपका रिजल्ट बेहतर है, उससे आपके नाम के पीछे हमारा भी नाम जुड़ जाए, इसलिए आपके पीछे गुरु भी मेहनत करता है। ठीक है, बाकी भाई पटदार की बात न कीजिएगा, वो आपका हमको लगता है कि इन दोनों से ज्यादा चिंता करते। फलाना का लड़का पढ़ कैसे रहा है, आज हम फलाना का लड़का बजरिया में घूमते देखे तो झूठो घूमते देखेगा, सपनों में देख लेगा कि फलाना लड़का और फलाना लड़की की बजरिया में घूम रहे थे। फालतू इन सब चीजों में ना पढ़िए, ये आपको मतलब पढ़ाई से दूर खींचेंगे। जैसे क्या होगा, कोई आपको ताना मार दिया, कुछ कह दिया कि आप फलाना बड़का डीएम बनने गए, पचपोखरी वाले कोचिंग में पढ़ रहा तो डीएम बनेगा, वो पढ़ा के मास्टर डीएम बना देगा, रोने लगेंगे, जाके कहेंगे अब हम पढ़ ही नहीं जाएंगे। तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। फायदा किसका होगा? पटदार के होगा। वो तो चाहेगा कि आप ना पढ़े। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे देश के नौजवान पढ़ाई करते रहिए, इन सब बातों को दूर रखिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। फिर मिलेंगे कल के क्लास में। कल का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है बच्चा। कल के क्लास में हम लोग मादा जनन तंत्र पर अध्ययन करेंगे, खास करके मादा भाग पर। मादा जनन तंत्र अभी थोड़ा बाद में, मादा भाग पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।